बार बार प्रेशर और उकसाने की कार्रवाई जो कर रहा है अमेरिका, हमको नहीं लगता कि बहुत आसानी से ये डील हो पाएगी। और जैसा आपने बताया कि वहां पर रावलपिंडी वगैरह में पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया, ऐसा कर दिया गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो आएगा नहीं, ये आप मान के चलो। डोनाल्ड ट्रंप इतना आसानी से नहीं आएंगे, हमको नहीं लगता जहां तक है। हाँ, हो सकता है कि वो अपने दूसरे लोगों को भेजें, मे बी जेडी वेंस आए नहीं आए, लेकिन वो जो इनके दो जासूस हैं वो तो आएंगे, उनको लगा के रखा है, लाख उनको। अब मैं पहले राशिद साहब को इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि काफी देर से हमने अपडेट दी, अब लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। तो बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। राशिद साहब से वो सफर पे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे जुड़ रहे हैं। तो राशिद साहब, जो हलचल पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, सब चीज लॉक कर दी गई एक बार फिर, बिल्कुल लॉकडाउन जैसे वहां पे हालात है, हर चीज को रोक दिया गया है रावलपिंडी और दूसरी जगहों पे। तो क्या लग रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं? हालांकि अभी ना तो ईरान ने कोई तस्दीक की है, ना तो अमेरिका ने तस्दीक की है, और 16 से 17 घंटे अमेरिका से यहाँ पहुंचने में लगते हैं। तो इसका मतलब अभी वहां से कोई रवाना नहीं हुआ है। तो कल तो बातचीत नहीं होगी, अगर होनी होगी तो अब ये मंगल को ही होगी। लेकिन क्या लग रहा है कि कोई तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही, इसको इतना छिपाया क्यों जा रहा है, इतना खुफिया तौर पे क्यों रखा जा रहा है राशिद साहब? क्या इजराइल से डर है या किससे डर है भाई? अब अमेरिका भी डरेगा, यानी बहुत खुफिया तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है राशिद साहब। देखिए मुमताज भाई, अमेरिका को किसी का कोई डर नहीं है। बात डरने की नहीं है, बात यह है कि चीजें अभी कंफर्म नहीं है। और बार बार प्रेशर और उकसाने की कार्रवाई जो कर रहा है अमेरिका, हमको नहीं लगता कि बहुत आसानी से ये डील हो पाएगी। जो इतना उकसाने की बात कर रहा है, उकसाने का काम कर रहा है, अब उसने कह दिया कि हम ईरान का के एक भी टैंकर को बाहर नहीं आने देंगे, और ज्यादा हम उसको कंट्रोल करेंगे। मतलब हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे ईरान को। एक पॉजिटिव अप्रोच ये होते हैं कि आप पॉजिटिव, जब आपके अप्रोचेस हैं कि हमको एक पॉजिटिव वर्क करना है, तो आपके जो स्टेटमेंट होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। कोई किसी की मदद करने गाली देते हुए नहीं जाता है। कोई किसी की मदद करने के लिए गाली देते हुए नहीं जाता है कि हम गाली देते हुए उसकी मदद करने जा रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो हालात क्रिएट कर दिए गए हैं अभी, उसमें तो हमको ये भी लगता नहीं है। और अभी यही पता नहीं है कि आसिम मुनीर है कहाँ पर। आसिम मुनीर की कोई लोकेशन आप बताइए। ये है कि ईरान से लौट आए हैं, लौट के पाकिस्तान आ गए हैं, तो पाकिस्तान में है कि ये वो खुद अमेरिका जाने की सोच रहे हैं कि जा करके वहां यहाँ का पैगाम दिया जाए। और जैसा आपने बताया कि वहां पर रावलपिंडी वगैरह में पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया, ऐसा कर दिया गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो आएगा नहीं, ये आप मान के चलो। डोनाल्ड ट्रंप इतना आसानी से नहीं आएंगे, हमको नहीं लगता जहां तक है। हाँ, हो सकता है कि वो अपने दूसरे लोगों को भेजें, मे बी जेडी वेंस आए नहीं आए, लेकिन वो जो इनके दो जासूस हैं वो तो आएंगे, उनको लगा के रखा है, लाख उनको करता हो अमेरिका। ये बिटकॉफ और स्टीव बिटकॉफ है और कुशनर है। और ऐसा डर अगर अमेरिका से उनको डरना होता, तो सॉरी, इसराइल से डरना होता कि इसराइल के डर की वजह से चीजें शो नहीं कर रहे हैं, तो वो इन सारी सीन में इन दोनों को इन्वॉल्व ही नहीं करते। ये तो मुखबिर है इसराइल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो उन्होंने कहा था कि हमको खबर मिल जाती है अमेरिका से, पूरी जो भी बातें होती हैं, तो इशारा तो उन्होंने जेडी वंस से किया था, लेकिन हकीकत में खबरी कोई और है। इशारा जेडी वंस से किया था, लेकिन एक्चुअल में खबरी कोई और है। तो इस तरह से एक इशारा करना, ये एकदम स्पष्ट है, क्लियर है
कि कोई भी चीजें, अमेरिका की कोई भी नीति जो है वो बिना मेरी मर्जी के नहीं होती है। वो हमको अपडेट देते हैं क्या क्या बात हुई है। तो इसको भी आप एक पार्ट मानिए प्रोपेगेंडा का। देखिए ये सच है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। इजराइल की कोई औकात नहीं है अमेरिका के सामने, कुछ भी नहीं है। जो अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे छोटा स्टेट होगा और सबसे गरीब स्टेट होगा अमेरिका का, वो भी इजराइल से कहीं ज्यादा बड़ा और इजराइल से कहीं ज्यादा फाइनेंशियल साउंड होगा। ये तो पाकिस्तान जैसे है, चाइना और अमेरिका के चंदे पे चलता है, वही हाल इजराइल का है, वही हाल इजराइल का। हाँ, लेकिन एक फर्क है। वो फर्क ये आता है कि इजराइल के लोग वहां पर मेन मेन की पोस्ट पे बैठे हुए भी हैं, उनके बिजनेसेस हैं, वो पार्टी को फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं। अब क्या लगता है, क्या खाली इजराइल के यहूदी ही देते हैं, इंडियंस नहीं देते, जापानीज नहीं देते? सब देते हैं। लेकिन अपने काम को किस तरीके से सजा करके सामने रिप्रेजेंट करना, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट पूरा करना, ये सारी चीजों में एक्सपर्ट हैं यहूदी। इन चीजों में एक्सपर्ट है, वो ये करते हैं। और दोनों पार्टियों को दिखा दिया उन्होंने, वो चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक हो, कि देखो चुनाव तुमको हमारे ही पैसे से लड़ना है, जीत तुमको मुयसर होगी हमारे ही पैसे से। ये चीज कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में डाल दी गई है। और मजबूरी जो अमेरिका की है वो सिर्फ ये है कि उनकी पुलिस चौकी है वो मिडिल ईस्ट में। अगर मिडिल ईस्ट से इसराइल खत्म हो जाएगा, अरब मनमानी करेंगे। वो अपना पेट्रोल रियाल में बेचे या युआन में बेचें या दिनार में बेचें या यूरो में बेचें, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। वो किस में बेचें, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाने वाला नहीं, कोई गुंडा ही नहीं उसका जो डराए। तो उसमें क्या होता है, आपके जो 8-10 कंट्रीज हैं अरब, जो तेल के व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई चला जाता रशिया के साथ, रूबेल में बेचता, कोई चाइना के साथ चला जाता, युआन में बेचता, कोई कहता नहीं भैया मैं अपने रियाल में ही बेचूंगा, कोई यूरोपीय यूनियन के साथ जाता और कहता भाई मेरे तेल का बिजनेस यूरो में होगा। तो मुमताज भाई, उसको मजबूरी है अमेरिका की कि बचा के रखो इजराइल को, कैसे भी करके बचाओ इसको, और उसी का पूरा फायदा उठाता है इजराइल। और जो ये देखते हैं आप कि सीज फायर का ऐलान किया अमेरिका ने और मान नहीं रहा है इजराइल, सीज फायर होने के बाद भी लेबनान पे अटैक किया है, अरे तो कोई पहली बात है क्या? इससे पहले भी सीज फायर हुआ, 250 अटैक किए उसने, 250 ज्यादा अटैक किए। अभी कौन सी नई बात है कि अभी सीज फायर 10 दिन का हुआ, उसने जो 30 दिन अटैक चालू कर दिया? उसको इशारा मिलता है, ये एक अमेरिका की और इजराइल की ज्वाइंट स्ट्रेटेजी है कि हमको प्रेशर बनाना है इसके ऊपर, ईरान के ऊपर। हिजबुल्लाह कमजोरी है और वहां की जमीन कमजोरी है हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह कमजोरी है ईरान की। हमको दोनों को डैमेज करना है, जमीन भी कब्जा करना है, हिजबुल्लाह को मारना भी है। वो अपनी शर्तें मनवाने भी लगे हुए हैं। सीज फायर जो 12 दिन का हुआ था वो ईरान की शर्तों के नाम पे हुआ था, और जब बैठ के बात होने को हुई तो पता चला कि शायद तुम्हारी नहीं मेरी मानी जाएगी। ये जो बातें उलझी हैं, रुकी हैं, इसीलिए रुकी हैं। ईरान ने अपना प्रपोजल दिया, उनका 15 पॉइंट का रिजेक्ट किया, अपना 10 पॉइंट का दे दिया। शहबाज शरीफ ने उसको ट्वीट भी कर दिया, अमेरिका को भेज दिया। जब अमेरिका को भेजा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में लिख के दे दिया कि हाँ हमको इनके इतने पॉइंट के प्रपोजल मिले हैं, उसी के बेस पर हम सीज फायर कर रहे हैं।
यहां तक तो बात एकदम क्लियर थी। अब ये हुआ कि सीज फायर की बैठक होगी, बातें होंगी, बात ईरान में इस्लामाबाद में होगी, जेडी वेंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले से तय हो गया था कि जो इनके मुद्दे हैं उस पर हम बात ही नहीं करेंगे, हम अपने मुद्दों पर बात करेंगे। हम अपने मुद्दों पे बात करेंगे, हम उनके मुद्दे बात नहीं करेंगे। मुमताज भाई, इसराइल को अमेरिका से, ईरान से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं फैक्ट, उसको डायरेक्ट ईरान से कोई मतलब नहीं है, ना उसको लड़ना है ना बिजनेस करना है। लेकिन वो ये देख रहा है कि अगर हम अपनी मनमानी इस क्षेत्र में करेंगे तो मुझको रोकने वाला सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है ईरान। अगर यही इंसान कमजोर हो जाए, यही देश विकलांग हो जाए, यही देश एकदम कमजोर हो जाए, तो ये हमको रोक भी नहीं पाएगा ये। वरना उसको तो न तो टर्की से खतरा है, ना उसको इजिप्ट से खतरा है, ना उसको सऊदी अरेबिया से खतरा है। हमने इन 3 देशों का नाम इसलिए लिया कि ये बड़े देश हैं, इनका क्षेत्रफल बड़ा है और ये पैसे से मजबूत भी हैं, तो उनको इनसे खतरा नहीं है। इनको पता है कि अमेरिका इनको गर्दन दबा लेगा, लेकिन ईरान को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसका कमजोर होना जरूरी है। तो इसीलिए यूरेनियम के बहाने उस पर अटैक पर अटैक हो रहे थे। आज आप वो बात कर रहे हो जो ओबामा के साथ एग्रीमेंट हुआ था, और 17 में आपने आकर के उस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया, कहा कुछ नहीं होगा। फिर आज आप वहीं पर आ रहे हो कि नहीं ठीक है। ईरान ने कहा कि एआईए का जो रूल है, जो हमारा उसका एग्रीमेंट है, वो 60% है। अगर हम उस रूल के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप बोलो हम गलत हैं। कहा क्या वहां की टीम हमारे यहाँ नहीं आती, वो इंस्पेक्शन नहीं करती? क्या एआईए को किसी ने रोका था आने के लिए? क्या एआईए ने नहीं कहा था कि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है? क्या तुलसी गबार्ड ने रिपोर्ट नहीं दी थी आपके इंटेलिजेंस के लोगों ने कि ईरान यूरेनियम बम नहीं बना रहा है, वो खाली यूरेनियम संवर्धन जो यूज कर रहा है वो अपने पावर, मेडिसिन और पानी की जो इनकी फिल्टर जो प्लांट लगे बड़े बड़े उसको यूज करने के लिए, उसके लिए यूज कर रहा है वो। अभी आपको एक छोटा एग्जांपल देते हैं, शायद आपके जितने भी श्रोतागण हैं, व्यूअर्स हैं, उनको एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि यूरेनियम की ताकत कितनी होती है बम बनाने के अलावा। मुमताज भाई, ये आपका जो अब्राहम लिंकन है ना, अगर इसको ये पेट्रोल या डीजल से चलाएंगे तो आप ये समझिए कि एक शिप तेल की जो क्रूड ऑयल वाली है उसको लगा के साथ में ले जाएगी तब वो पहुंचेगा अमेरिका। उसमें इतना तेल खर्चा होगा, लेकिन वो चल रहा है यूरेनियम एनर्जी से चल रहा है। वो एक बोतल लगा के डाल दिया, साल भर की फुर्सत, पूरा साल उसको नचाते रहे पूरे समंदर में, पूरी दुनिया में। ये ताकत होती है। आज की डेट में मेडिसिन के लिए भी वो इस्तेमाल में आ रही है यूरेनियम। आज की डेट में आप देखिए जिन जिन देशों में आपकी कहते हैं परमाणु ऊर्जा से पावर हाउस चल रहे हैं, पावर प्लांट चल रहे हैं, वहां की स्थिति देखिए, वहां पर लाइट कभी जाती ही नहीं जल्दी, क्योंकि इससे कम बजट में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। अब आप बताइए, हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ा व्यवसाय है प्लस भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा जरिया है, वो है कोयला। आप खनन के नाम पे कितने पहाड़ आपने खोद डाले, खनन के नाम पे कितने लोगों की जान चली गई। वो कोयला हम कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्री में। वो कोयला हम यूज करते हैं पावर प्लांट्स में। अगर हमारे यहाँ भी सारे पावर प्लांट्स यूरेनियम से चलने लगे हैं तो क्या हमारे पहाड़ खोदे जाएंगे? क्या वहां पर लोगों की जानें जाएंगी? क्या उस नाम पे भ्रष्टाचार होगा? तो ये ताकत है यूरेनियम की, और ईरान इसी को खत्म करना चाहता है।
इतने दिनों से, इतने सालों से सैंक्शन लगा लगा करके उसको उसने आर्थिक तोड़ने की पूरी कोशिश लगभग तोड़ भी दिया। जितने भी बड़े बड़े से बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री जो अमेरिका में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कनाडा में हैं, जो फ्रांस में हैं, जो जर्मनी में हैं, उनका एक ही चीज का कहना है, उनका ये कहना है मुमताज भाई कि किस तरीके से अपने आप को सरवाइव किया ईरान ने, ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि उसके ऊपर इतने सालों तक इतनी लंबे सैंक्शन लगे हैं और चारों तरफ से उसको बांध के रख दिया, ना वो सांस ले पाए, ना वो गर्दन घुमा पाए, ना वो हाथ पैर हिला पाए। उसके बाद भी उसने एजुकेशन पे इतना काम किया है और टेक्नोलॉजी पर इतना जबरदस्त काम किया है उसने, ये काबिले तारीफ है। तो अब ईरान की ये जो टेक्नोलॉजी, ईरान की जो एजुकेशन, हम आप देखते हैं, हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि अभी जब गए थे वहां पर मीडिएशन में इस्लामाबाद, तो जो इनके 4-5 मेन लोग थे वो सब के सब पीएचडी होल्डर, दुनिया के सबसे ज्यादा फिजिक्स पीएचडी होल्डर आपके ईरान में है। तो जाहिर सी बात है इतना तोड़ा उनको कि उनका जो 50,000 तूमान का नोट था वो 2006 में 2500 रुपये था, आज 40 रुपये बराबर हो गया इंडियन। तो पूरी तरीके से तुमको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। अब आप ये सोच रहे हो कि इनका यूरेनियम वाला हिसाब किताब बंद कर दें ताकि ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी गैस से चलाएं, इलेक्ट्रिसिटी अपनी ये तेल से चलाएं, इनके पास यूरेनियम नाम की कोई चीज न रहे ताकि ये कोई नई चीज इजाद भी ना कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप अगर ईरान 10 और 20 पे तैयार हो गया था तो उससे बम बनता है। 10 और 20 से बम कभी नहीं बनता है। डर्टी बम 60 प्लस से बनता है, 40 से भी डर्टी बम नहीं बनता है। लेकिन उसको एक ही उद्देश्य है कि ईरान को एकदम सूडान, नाइजीरिया जैसा कर दो कि वो दूसरों की मदद का मोहताज हो जाए और वहां के तेल पे आराम से हम कब्जा कर लें। जी मुमताज भाई।